Welcome Rishabh to Exam Diary. फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत-बहुत बधाई हो जेएनयू एमए पॉलिटिकल साइंस 2022 क्रैक करने के लिए। सो ऋषभ जी आप अपना एक थोड़ा-सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा सो दैट कि जो भी स्टूडेंट्स अब आगे आने वाले हैं, अगले साल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके बारे में आपके बारे में थोड़ा उनको पता चले कि आपने कहाँ से पढ़ाई की है, क्या किया है? Sure, sir. Thank you so much, sir, for the warm wishes. And sir, मैं अपने बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा कि आई एम बोर्न इन पटना बट ब्रॉट अप इन साउथ इंडिया। बेसिकली मेरी 4th तक स्कूलिंग जो है वो पटना में हुई है। फिर मैंने 5th से लेके 10th तक स्कूलिंग मैंने अपनी बैंगलोर में की थी आईसीएसई बोर्ड से। एंड 11th 12th आई देन अगेन शिफ्टेड टू ट्रिवांड्रम। वहां पे मैंने 11th 12th किया सीबीएसई से आर्ट्स में। एंड देन आफ्टर दैट आई गॉट इनटू हिंदू कॉलेज फॉर बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस दिल्ली यूनिवर्सिटी में। वहां से मैंने बीए किया। एंड देन इन माय थर्ड ईयर आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर माय मास्टर्स। आई वाज ट्राइंग टू गेट इनटू जेएनयू। सो फॉर आपने और कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में सोच रखा था जेएनयू अपार्ट फ्रॉम जेएनयू? सर ये थोड़ा-सा थोड़ा फनी भी है। बेसिकली जब मैंने प्रिपरेशन शुरू किया था तो आई वाज़ ओनली हैविंग जेएनयू इन माय माइंड। मुझे हुँ, लगा कि अब डीयू में मैंने ग्रेजुएशन किया है सो आई नीड टू लिटिल चेंज माय यूनिवर्सिटी। थोड़ा मैं दूसरी यूनिवर्सिटी में जाना चाहता हूँ। न्यू एनवायरनमेंट, न्यू टाइप ऑफ पीपल, न्यू कल्चर एंड थोड़ा इसलिए चेंज करना चाहता था। नॉट बिकॉज़ कि डीयू वाज़ वेरी गुड, वेरी, वेरी प्रोडक्टिव बट आई जस्ट विश्ड कि थोड़ा न्यू यूनिवर्सिटी को एक्सप्लोर करते हैं। दैट्स व्हाई आई ऑप्टेड फॉर जेएनयू। मुझे लगा कि जेएनयू इज वेरी वेरी फेमस एंड वेरी गुड फॉर मास्टर्स। तो मैंने जेएनयू को दिमाग में ऐसे सोच के चला था कि मैं इसकी प्रिपरेशन करूंगा। एंड दैट टाइम सीयूईटी वाज नॉट देयर। तो उस समय हमें सेपरेटली पीआईएसएम का एग्जाम हो रहा था, पॉलिटिकल साइंस का था एंड आल्सो फॉर आईआरएम। तो हुँ। मैं जेएनयू को सोच के चला था कि मैं एक ही यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहा था, दैट वाज जेएनयू, कि मैं तीनों कोर्सेज को प्रिपरेशन करूंगा। एंड लकीली इफ आई कुड गेट इनटू एनी ऑफ द वन कोर्स देन मैं एडमिशन लूंगा। तो जेएनयू वाज ओनली इन माय माइंड सर। उसके बाद यही था कि अगर जेएनयू मिला तो जेएनयू, अदरवाइज आई विल टेक दैट अपॉर्चुनिटी ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन। So, Rishabh, being a male candidate, general category, no deprivation point. यस So, सर। how difficult it was? So, सबसे पहले बहुत डिफिकल्ट। उससे भी पहले एक आप बता दीजिए कि आप ये सब सारे जब माइंड में था एंड यू वर टारगेटिंग फॉर जेएनयू क्योंकि मैंने आपसे ये सवाल इसलिए पूछा ना क्योंकि कल जो हम लोगों ने वीडियो अपलोड किया था एक अंचल पांडे करके हैं वो भी आपकी क्लासमेट ही अब होने वाली है। तो उसमें बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि यार ये तो डेप्रिवेशन मिल जाता है इनको, रिजर्वेशन मिल जाता है इनको। सो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वी माइट एग्री, वी माइट नॉट एग्री विद इट, ठीक है। लेकिन जब आपने प्रिपरेशन किया सो यू हैड ऑल दीज़ पॉइंट्स इन योर बैक हेड कि हाँ, ये सारी चीज़ें हैं। सो हाउ डिड यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन एंड हाउ डिड यू ओवरकम दिस फियर ऑफ नॉट गेटिंग एनी एक्स्ट्रा पॉइंट्स? सर ये मतलब डिप्राइवेशन मिलना चाहिए नहीं चाहिए, इट्स अ डिबेटेबल टॉपिक। एवरीवन हैव देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू एंड हुँ, वी हुँ। शुड रिस्पेक्ट एवरीवनस पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे मैं जब स्टार्ट किया था तो मुझे पता था कि आई एम नॉट गेटिंग एनी डिप्राइवेशन बिकॉज़ मैंने क्वार्टर डिस्ट्रिक्ट से मैंने पढ़ाई नहीं की थी। आल्सो आई वाज़ अ मेल कैंडिडेट। तो हुँ, मुझे नहीं मिल रहा था। तो मुझे पता था कि मुझे और लोगों के कंपैरिजन में कॉम्पिटिशन में ज़्यादा आगे रहना है सो दैट हुँ, कि आई कैन अश्योर माय सीट इन जेएनयू। मतलब हुँ, हुँ। JNU is very competitive, but since because I was not from a quartile district and also not a female candidate, तो मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी होगी और और उनसे आगे मैग्नीट्यूड रहना होगा। में आप जनरल कैटेगरी में हैं। यस सर, कैटेगरी भी वही था सर। तो मुझे हुँ, लगा कि मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी होगी और उनसे आगे रहना होगा। अगर वो एफर्ट डाले तो उनसे थोड़ा ज़्यादा एफर्ट डालना होगा सो दैट कि मैं अपने सीट को अश्योर कर सकूँ। आल्सो व्हेन आई सेड कि मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, इट वाज़ जेएनयू। तो हुँ, मुझे श्योरिटी ये पूरे दिमाग में था कि इट्स लाइक मुझे ये करना है, मैं अपना पूरा 100% दूँगा, जितना हो सके और लोगों के कंपैरिज़न में ट्राई करूँगा कि मैं अपने आप को थोड़ा और पुश कर सकूँ। मुझे पता था कॉम्पिटिशन का लेवल क्या है। मुझे पता था कि मुझे जितने भी मार्क्स मिलेंगे, उसी पे मेरा सिलेक्शन होगा बिकॉज़ कुछ भी एडिशनल मार्क्स नहीं है मेरे मेरे साथ। हुँ, तो मैं चाह रहा था कि मैं उसको मतलब कम्पीट करने के लिए शुरू में बहुत डर था सर कि एक एमसीक्यू पे 20-20 रैंक नीचे ऊपर-नीचे हो जाती हैं। तो हुँ, वेरी हम लोग बहुत मैं दिमाग में सोच रहा था कि मुझे हर क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से अटेम्प्ट करना है, पढ़ना है क्वेश्चन को अच्छे से, मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं सो दैट कि वहाँ पे जाके मेरी थोड़ी प्रिपरेशन थोड़ी अगर बेहतर रहेगी, तो मैं वहाँ पे अच्छे से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाऊँगा। जो दूसरे लोग गलती करेंगे, वो ना करूँगा। इसमें मेरे को एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाएँगे, एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएँगे।
तो ये सब बेसिक चीजें दिमाग में थी, इसलिए मैं हर एमसीक्यू, हर मॉक टेस्ट, हर चीज को बहुत सीरियसली ले रहा था। और जितने भी क्वेश्चंस नहीं आते थे या कुछ ऐसे थे कि जो मुझे लग रहे थे कि नहीं, ये मैंने नहीं पढ़ा इस सेक्शन को, उसको मैं सेपरेट नोटबुक में लिख लेता था, लिस्ट डाउन कर लेता था, उसको रिवाइज करता था। और इससे होता था कि मेरी मतलब मॉक टेस्ट में मेरी मार्क्स भी इंप्रूव होती थी, और मैं अपने आप को हमेशा ये देखता था कि जो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ होती है, लाइक लास्ट ईयर प्रॉब्लम का 76 गया था, तो मैं सोचता था कि मैं किसी भी तरीके से 80 प्लस करूं, 85, 80, 85 प्लस ऐसे लूं, ताकि मेरे को ऐसा अगर स्कोर आ रहा है तो ये श्योर्ड हो जाएगा मेरा सिलेक्शन की मैंने अच्छा किया है, मतलब उसके लिए। तो सर वो डिफिकल्टी मेरे को यही था कि डिप्राइवेशन नहीं मिल रहा था, तो बहुत ज्यादा मैं और मैं सर, दो ही ऑप्शन होते हैं आपके पास, जब आपको पता होता है कि जब आपको डिप्राइवेशन नहीं मिल रहा है, तो पहला ऑप्शन है कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते, दूसरा ऑप्शन है कि आप अपने आप को थोड़ा और पुश कर सकते हैं कि डिप्राइवेशन के कारण ऐसा ना हो कि आपका सिलेक्शन ना हो, आप थोड़ा अपने आप को और पुश कर सकते हैं और ज्यादा मेहनत कर सकते हैं। तो मैंने सोचा दैट इज द ओनली ऑप्शन आई हैव। तो मैं अपने आप को थोड़ा और ज्यादा मतलब पुश करने लग गया प्रिपरेशन में, पढ़ाई में, खास करके लास्ट कुछ महीनों में। तो उसके कारण सर मेरा जनरल कैटेगरी से एंड आल्सो फ्रॉम विदाउट डिप्राइवेशन मेरा सिलेक्शन अश्योर हो गया वहाँ पे। इसी से रिलेटेड एक और छोटा-सा सवाल आपसे पूछना चाहेंगे जी सर। बिफोर वी गेट इंटो योर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी एंड ऑल। ऋषभ जी, अगर चलिए सिलेक्शन आपका हो गया, आपने बहुत ज़्यादा मेहनत किया, अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता सपोज़ कीजिए फॉर एनी रीज़न, तो क्या आप ब्लेम करते डेप्रिवेशन को कि यार उसको मिल गया नहीं, नहीं लेकिन सर, या ऑब्वियसली नॉट। मुझे लगता है कि एवरी यूनिवर्सिटी हैव देयर ओन राइट कि उनको मतलब उनके पास वो अधिकार है कि वो इंक्लूजन चाहते हैं, मतलब वुमेन कैंडिडेट का एंड आल्सो द कैंडिडेट्स लाइक हु आर फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड, लाइक आई स्टडीड फ्रॉम बैंगलोर एंड आल्सो फ्रॉम ट्रिवांड्रम। तो डेफिनेटली मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो उनसे तो बेहतर हुई है जो कि मेरे जो बिहार में जो गाँव से पढ़े हैं। तो हुँ, डेफिनेटली तो उस केस में आई गेस उनको डिप्राइवेशन मिलने से एक सोशल जस्टिस हो रहा है डेफिनेटली। एंड उसमें मैं कुछ ब्लेम नहीं करता। डेफिनिटली मुझे थोड़ा बहुत ये लगता है कि शायद फीमेल कैंडिडेट का, बट स्टिल वी हैव सीन कि पूरे मतलब समय से देखते आ रहे हैं हम लोग कि फीमेल कैंडिडेट्स जो होते हैं, खासकर फीमेल को, उनको थोड़ा इंक्लूजन चाहिए होता है। तो हुँ, जेएनयू ने जब ये मतलब ये जो उन्होंने लाया, तो ये कुछ सोच समझ के उस समय लाया था। तो हुँ। ऑब्वियसली मैं ब्लेम तो नहीं करता, बट वही रहता है सर कि थोड़ा वो दिल में ये रहता है कि अ, अब उनका वो और उस तरह ज़्यादा से मेहनत स्ट्रैटेजी। करनी हाँ, चाहिए थी हाँ। और ज़्यादा स्कोर करना चाहिए था। और ज़्यादा, हाँ जी, बिल्कुल सर। क्योंकि हुँ, वो उनकी पॉलिसी है और डेफ़िनेटली उसपे सर मेरा और सबका अपना-अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, और वो मैं किसी को ब्लेम नहीं करता। मुझे यही लगता है कि हाँ, मुझे और थोड़ा, मैं जैसे मैंने बताया कि सर मुझे अब पता है कि ये चीज़ है, तो अब हुँ। इस चीज़ को नहीं बदल सकता, तो मुझे अपने अपने आप को पुश करना है, हार्ड वर्क करना है, ताकि मैं उस चीज़ के कारण मेरे स्कोर कार्ड पे इफ़ेक्ट ना हो और मेरा सिलेक्शन उससे कुछ मतलब उससे कुछ डिस्टर्ब ना हो। इसीलिए सर। बहुत बढ़िया। देखिए क्या है कि जब मेरा भी सिलेक्शन हुआ था तो उस समय जनरल कैटेगरी में सिर्फ 10 कैंडिडेट्स थे। मेरा 9th नंबर पे नाम था, सारी फीमेल कैंडिडेट्स ही थी। जी सर। मेरे 1 टू 8 सारी फीमेल कैंडिडेट्स ही थी। जी सर। लेकिन हम लोगों को भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि इफ देयर इज़ समथिंग देयर हैज़ टू बी सम मेरिट्स बिहाइंड इट। वी माइट एग्री, वी माइट नॉट एग्री विथ इट, लेकिन जो डिसएग्रीमेंट होना चाहिए वो रीज़नेबल होना चाहिए। ट्रू क्योंकि सर। अभी के टाइम में क्या हो रहा है कि हम लोग कोई भी रीज़नेबल आर्गुमेंट नहीं देते हैं जस्ट बिकॉज़ वी बिलीव इन समथिंग, वी थिंक दैट दिस इज़ द ओनली रीज़न दैट कैन सस्टेन इन दिस वर्ल्ड व्हिच माइट नॉट बी ट्रू। ट्रू। सो अब ऋषभ जी आते हैं आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को लेकर। आपने कब डिसाइड किया कि अब जेईई के लिए प्रिपरेशन करना है एंड व्हाट वाज़ योर इनिशियल अप्रोच फॉर योर प्रिपरेशन? सर मेरा डिसीजन है लास्ट ईयर में, जब थर्ड ईयर में था, तब मैंने लिया कि मुझे अभी, क्योंकि मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं था आफ्टर द कोविड टू टेक अप यूपीएससी, तो मैंने डिसाइड किया कि लेट मी लाइक आई हैव टू गो फॉर मास्टर्स आल्सो। दो ऑप्शन थे, एक तो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट, दूसरा एज अ बैकअप इट इज गोइंग टू बी वेरी स्ट्रांग। सो उस वो ये दो मेन कारण थे, तो मैंने सोचा कि लेट मी जस्ट टेक दिस मास्टर्स आल्सो। तो मैंने लास्ट ईयर में ही डिसाइड किया जब मैं थर्ड ईयर में था, बट मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी 6th सेमेस्टर में। मुझे याद है एग्जैक्टली डेट, 11 दिसंबर को मैंने शुरू किया था 2021 में। तो बेसिकली उस दिन मैंने, क्योंकि 9 दिसंबर को हमारा 5th सेमेस्टर का एग्जाम खत्म हो गए थे, तो 11 दिसंबर को मैंने शुरू किया प्रिपरेशन अपना प्रॉपर। उससे पहले मैंने प्लानिंग वगैरह कर ली थी, मैंने वीडियोस देखे थे ऑनलाइन में, यूट्यूब पे एग्जाम ट्रेजरीज के अदर चैनल्स के भी वीडियो देखे, स्ट्रैटेजी थोड़ी बना ली थी कि बेसिक क्या कैसे करना है, एंड फिर मैंने 11 दिसंबर से शुरू किया था। तो बेसिकली सर अगर स्ट्रैटेजीज की बात करेंगे तो बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं था। मतलब मैंने अपने सारे जो मतलब पीवाईक्यू पहले उठाए ताकि समझ पाऊँ कि पैटर्न क्या है एक्चुअली एग्ज़ाम का।
और उसमें एग्जाम ट्रेजेस के काफी डिस्कशन थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी लेके। दूसरे चैनल्स ने सब लोगों ने अपलोड किया, सारा को देखा, एनालाइज किया कि अच्छा ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ऐसे पूछ रहे हैं। तो उस हिसाब से मैंने अपनी बुक लिस्ट तैयार की और बुक लिस्ट को मैंने प्रॉपर पढ़ा और उस तरह से मैंने शुरू की थी। शुरुआत ऐसे हुआ था सर। देखिए, आपने बिगिनिंग में ही बोला कि सीयूईटी होने वाला था एंड सीयूईटी का कोई पास्ट ट्रेंड नहीं रहा है। So, how did you overcome this challenge of not knowing about the things that are going to be asked, or even in terms of क्या difficulty level होगा, क्या distribution of questions होंगे from various topics? So, इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपने क्या कुछ सिलेक्शन किया कि दीज आर सम ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक और चैप्टर्स जिसको कि मैं मुझे पहले कवर अप करना है रादर देन कवरिंग द एंटायर सिलेबस लाइक पॉलिटिकल साइंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉलिटिकल थ्योरी को पहले करना, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को करना, कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स को करना। तो इस तरीके से आपने क्या कोई लिस्ट बनाई थी कि कौन-कौन से यस सर। कंपल्सरी टॉपिक्स है जिसको मुझे करना ही करना है? यस सर। बेसिकली जब सीयूईटी नहीं था, तब जब हमारे पास प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस नहीं था, सीयूईटी ने सिलेबस दिया था, उसके पहले जेएनयू था, बहुत ही वेग फॉर्मेट में सिलेबस उन्होंने डिफाइन किया था। हुँ, तो हुँ। उस समय मेरे को थोड़ा ये फायदा हुआ कि मैंने जो 3 साल पढ़ाई की थी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का, उसके जो ड्यू के सिलेबस थे, मैंने उसको निकाला। हुँ, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर के, उसमें टॉपिक वाइज़ मैंने उसको कवर किया, प्रॉपर बुक से। डब्ल्यूपीटी था, आईपीटी था, पॉलिटिकल थियरी, इंडियन फॉरेन पॉलिसी, इंटरनेशनल रिलेशन, इंडियन पॉलिटी, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये सब के जितने भी टॉपिक्स 3 साल के जो यूजी में मेंशन्ड होते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में, उसको निकाला, उन टॉपिक्स को प्रॉपर कवर किया पहले, उन हुँ, सबको। और पीवाईक्यू उसको साथ में रखता था कि उन टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लाइक अगर हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट पढ़ रहे हैं, तो आईपीटी से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वो रखता था। उसके बाद से क्योंकि जेएनयू जो था, वो थोड़ा-सा उसका जो वो जेएनयू जो अपना एग्जाम कंडक्ट कर रहा था, थोड़ा-सा वो थोड़ा डिफिकल्ट था। वो अलग-अलग चीज़ों को भी कवर करता था। लाइक फॉर आईआरए में उसने इकोनॉमिक्स भी पूछ रखा था, कुछ क्वेश्चन्स ऐसे होते थे। तो फिर जब मैंने अपना सिलेबस मैंने खुद जो ड्यू का फॉलो किया, उसके अलावा मैंने जो मतलब जो चीज़ें मिल गई उससे पीवाईक्यू से, उसके अलावा देखा कि और क्या-क्या टॉपिक्स हैं जो पीवाईक्यू में पूछे जा रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं, जो कि हमारे यूजी के सिलेबस में नहीं दिया हुआ है। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मतलब जेएनयू की बात करूँ, तो उसमें इंडियन हिस्ट्री का पार्ट भी आता था, उससे भी क्वेश्चन्स होते थे। तो ये हुँ। हमारे यूजी में तो मतलब डीएसई में है, इंडियन मतलब नेशनलिज्म के बारे में पढ़ाया गया है, बट स्टिल वो मेन सिलेबस में नहीं है। तो वो सब चीज़ों को भी मैंने लिस्ट आउट किया कि मतलब ये सब चीज़ें। तो मैंने थोड़ा-सा प्रॉपर एक सिलेबस बनाया खुद का, जो ड्यू का था वो सिलेबस, उसमें मैंने खुद के कुछ-कुछ मतलब सेक्शंस ऐड कर दिए, कुछ-कुछ पोर्शन ऐड कर दिए, जो कि रिपीटेडली पीवाईक्यू में पूछे जा रहे थे। तो उस तरह से मैंने अपना सिलेबस बना लिया था और उन सब टॉपिक्स को मैं ऑथेंटिक बुक्स पे सबसे ज़्यादा रिलाई करता था। मैं बुक्स बहुत पढ़ता था, उसी पे मैं ज़्यादा उसी को मैं रिलाई करके पढ़ के मैंने उससे सारा कंप्लीट किया था। हुँ, फिर उसके बाद आने आने उसके बाद फिर मैं एग्ज़ाम ट्रेज़री के नोट्स खरीदा था। मुझे पॉलिटिकल साइंस के नोट्स मैंने खरीदे थे उसके। तो वो काफ़ी क्विक रिविज़न के लिए बहुत काम आता है। वो बहुत ही मतलब अभी भी मुझे याद है कि उसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक सेपरेट डॉक्यूमेंट बना के दिया हुआ था और बहुत डिटेल्ड में था वो। और उसको पढ़ने के बाद लाइक डेफिनिटली सीयूईटी में इस बार इंडियन पॉलिटी का हेवी था। इंडियन पॉलिटी सीयूईटी इस बार हेवी पूछा गया था। तो वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन्स हो सॉल्व हो जा रहे थे। इंडियन लक्ष्मीकांत शुरू में पढ़ा था, उसके बाद फिर आपके एग्ज़ाम ट्रेज़री के नोट्स उसको रिवाइज़ करने के बाद वहाँ से वो क्लियर हो रहे थे। तो थोड़ा नोट्स आप डिटेल्ड थे एग्ज़ाम ट्रेज़री को, तो उसके कारण थोड़ा ईज़ी हो गया था एमसीक्यू सॉल्व करना। तो ऋषभ जी पहले अगर आप दिसंबर में आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो दिसंबर तक में क्लियर नहीं था कि क्या जेएनयू के लिए जब भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा तो पीआईएसएम, आईआरएएम एंड पीओएलएम तीनों का सेपरेट एग्ज़ाम होगा या एक एग्ज़ाम होगा। ये सीयूईटी के द्वारा जब नोटिफ़िकेशन आया अराउंड अप्रैल में कि एक सिंगल एग्ज़ाम होगा, तो पहले जो अगर आप लास्ट ईयर तक की बात करें, एनी इंडिविजुअल हू अपीयर्स इन 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स तो 3 डिफरेंट अप्रोच एंड स्ट्रैटेजीज़ के साथ प्रिपरेशन करनी होती थी। जैसे आपने बोला आईआर एंड पीआईएसएम दोनों में लास्ट ईयर भी हम लोगों ने देखा है कि आपके इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, इवन सोशियोलॉजी से क्वेश्चन पूछे गए थे, इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। अब जो था आपको एक पार्टिकुलर चीज़ पढ़नी थी, वो थी पॉलिटिकल साइंस कंप्लीटली। तो उससे जो ट्रांज़िशन हुआ तो उससे क्या लगता है कुछ हेल्पफुल था? एक अब एक-एक सिंगल एग्ज़ाम में रादर देन अपीयरिंग इन 3 डिफरेंट एग्ज़ाम्स तो प्रिपरेशन में क्या उसका कुछ एडिशनल एडवांटेज हो गया? यस सर, एडवांटेज हुआ।
पहले तो 2 चीज़ हुई। पहले तो जेईयू के बाद जब सीयूईटी शिफ्ट हुआ तो उसमें सीयूईटी में प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस मिल गया कि हमें ये पढ़ना है। मतलब इकोनॉमिक्स नहीं पढ़नी है, इंडियन हिस्ट्री नहीं पढ़नी है तो सिलेबस थोड़ा कम हो गया। तो हमें पता चला कि ये सिलेबस है, अब इसको स्टिक करना है। उसमें टॉपिक्स भी डिटेल में मेंशन, तो वो हो गया कि थोड़ा सिलेबस रिड्यूस हुआ। तो वो एडवांटेज हुआ। दूसरा था कि मतलब इसके प्रोस एंड कॉन्स दोनों हैं। जैसे प्रोस में ये था ये कि स्टिक वो हो गया, मतलब रिड्यूस हो गया सिलेबस। 75 क्वेश्चन थे डोमेन में, और हमें ये भी पता था कि सीयूईटी का जो लेवल होगा क्वेश्चन का, ऑब्वियसली वो इक्वल टू जेएनयू तो नहीं होने वाला, क्योंकि जेएनयू का खुद के जब एग्जाम कराते थे तो उनका एक स्टैंडर्ड बहुत हाई था। वो हुँ, इसलिए अब इस सीयूईटी में क्या था कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज उनके अंडर में आ रही थी, तो वो एक यूनिवर्सिटी का लेवल सेट करके तो नहीं जाएंगे, वो सबके लिए एक तरह से मतलब एक इक्वल लेवल रखेंगे। तो हुँ, वो था कि लेवल थोड़ा रिड्यूस हो गया, अर्बिट क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे थे, मतलब जो कि वेग क्वेश्चंस नहीं थे, स्टिकिंग टू द सिलेबस पूछे जा रहे थे क्वेश्चन। तो ये सब एडवांटेजेस थे। डिसएडवांटेज बस एक ही था कि मतलब आई एम लकी कि मेरे को हो गया, बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो जो हू वर्क्ड मोर हार्डर देन मी। डेफिनिटली ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने हार्ड वर्क नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हार्ड वर्क बहुत ज्यादा हुँ, किए, उनका नहीं हो पाया। पहले था कि जेएनयू में था कि अगर कोई स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहा है तो उसको 3 एग्जाम को वो दे सकता है। उससे होता था कि अगर एक एग्जाम अच्छा नहीं भी गया तो दूसरे में वो दे सकता है, वहां उसके चांसेस हो सकते हैं कि वहां सिलेक्शन हो जाए। तो इट्स लाइक हुँ, 3 ऑप्शन दे हैड। बट इसमें बस यही था कि तीनों ऑप्शन थे नहीं, बस एक कॉमन एंट्रेंस था। अगर आपने अच्छा किया देन यू आर इनटू द यूनिवर्सिटी, नहीं किया देन यू विल बी लाइक नहीं हो पाएगा आपका सिलेक्शन। तो ये बस इसका कॉन्स था। प्रोस सर जैसे मैंने बताया कि पेपर का लेवल इजी हो गया था एंड सिलेबस बहुत प्रिस्क्राइब्ड हो गया था। तो उससे एक फायदा ये भी हो रहा था कि जो दूसरे कोर्सेज के लोग हैं, लाइक देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो साइंस बैकग्राउंड से आके भी एमए पॉलिटिकल साइंस क्रैक कर रहे हैं, तो उनके लिए भी एक प्रॉपर सिलेबस मिल गया था कि अच्छा इसको ऐसे पढ़ना है, ये सोर्सेज से पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम में जब आप बैठे थे, अब इ इस बार का जो सिलेबस दिया गया था, लेकिन उसके अलावा भी कुछ-कुछ अगर क्वेश्चन्स को अगर आप देखिएगा तो आउट ऑफ सिलेबस था। अदर जी इन टर्म्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मेंशन ही नहीं है सिलेबस में। जी सर, बिल्कुल इन टर्म्स ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट कुछ क्वेश्चन्स आए थे जो मेंशन नहीं है। मेंशन नहीं थे। आने वाले जो स्टूडेंट हैं जो प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, आप उनको क्या सजेस्ट कीजिएगा? 100% स्टिक टू द सिलेबस और जो ब्रॉडर एरियाज़ हैं उसको भी देख लेना चाहिए। क्या आपने 100% वो सिलेबस में ही कवर अप किया था? और वो ब्रॉडर एरियाज़ लाइक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपने टच ही नहीं किया था या आपने थोड़ा-सा देख लिया था? ऑल्सो इट माइट बी ईज़ी फॉर यू जस्ट बिकॉज़ आपने जो ग्रेजुएशन अपना पॉलिटिकल साइंस में किया है, तो जी आप सर। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक टॉपिक है जो आप पढ़ते ही पढ़ते हैं। जी सर, बिल्कुल। It might be easier for you just to revise, but then someone who is not from political science background, तो आप उनके लिए क्या सजेस्ट कीजिएगा? और for someone who has not studied political science, let's say from Delhi University, where the course is excellent, undergraduate courses, even the faculties are excellent. तो someone who is from, let's say, any state universities, तो उसके लिए क्या सजेशन होगा होगा आपका? जी सर, बेसिकली सर मेरा यही रहेगा कि पहले तो जो सीयूईटी का सिलेबस है, उसको आप कोई भी बच्चा अगर करना चाहता है, तो पहले तो उसको निकालिए। हर एग्ज़ाम्स में 100% क्वेश्चन्स सिलेबस से नहीं आते हैं, दिस इज़ अ फैक्ट, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। बट सीयूईटी के जैसे देखा जाए कि अगर आपके 85 क्वेश्चन्स भी आ रहे हैं, 85% भी क्वेश्चन आ रहे हैं, लेट्स से 80 भी आ रहे हैं, हुँ, 80-85% भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो सिलेबस से आपका कवर हो जाएगा। दैट्स ईज़ी हुँ, पार्ट कि आप सिलेबस को प्रॉपर पढ़ेंगे तो आपको 80 क्वेश्चंस कवर हो जाएँगे। मतलब 75 में आप 65-60 क्वेश्चन तो कर लेंगे हुँ, सिलेबस से। बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चन्स हैं, उसको कवर करने का तरीका है कि मतलब आप मैक्सिमम एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए। लाइक आप डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स का एमसीक्यू ले लीजिए, जो अच्छे एमसीक्यू दे रहे हैं। लाइक मैंने एग्जाम ट्रेजरी का टेस्ट सीरीज जॉइन किया था। मैंने और कोचिंग सेंटर्स का भी जॉइन किया था। तो जहाँ-जहाँ जो अच्छे हैं, जिनको लगता है कि नहीं ये अच्छे दे रहे हैं, तो क्वालिटी जो एमसीक्यू होते हैं, उसको आप प्रैक्टिस करिए। क्योंकि जैसे एग्जाम ट्रेजरी के एमसीक्यूज़ जो मैंने देखे थे, खास करके जो ड्यू वाले सेट को मैंने पूरा सॉल्व किया था, टॉप मतलब सब जो सेट थे, 10 सेट थे ड्यू में, तो उसको मैंने सॉल्व किया था प्रॉपरली। वो बहुत अच्छे सेट मुझे लगे थे, तो मैंने उसको सॉल्व किया था। उसमें ऐसे थे कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि आउट ऑफ सिलेबस थे। तो उन सब क्वेश्चन्स को भी अगर हम मतलब ऐसे होते हैं वैसे एग्जाम्स में, तो उनको भी हम रिपीटेडली प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ-कुछ दिमाग में रह जाते हैं। वैसे नॉर्मली कहा भी गया है कि कोई एग्जाम में कोई 100% तो मतलब प्रिपेयर करके नहीं जा सकता है, क्योंकि एग्जाम में कुछ वेग, कुछ अरबिट, कुछ क्वेश्चन आ ही जाते हैं। बट मुझे लगता है कि कोई 85-90% भी कर लेता है प्रॉपर तरीके से सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, और उसके अलावा कुछ एडिशनल अच्छे से टेस्ट सीरीज वगैरह लगा लेता है, जहाँ से उसको एडिशनल मतलब कोई एमसीक्यू वगैरह सॉल्व कर रहा है, तो वहाँ से भी चीज़ें एलिमिनेट करके वो एमसीक्यूज़ कर सकता है, डिफिकल्ट वाले।
एक चीज़ और है कि कभी हमें ऐसा लगता है, जैसे मेरे को भी ये लग रहा था एग्ज़ाम देने से पहले कि 75 क्वेश्चन्स आ रहे हैं, कितने अटेम्प्ट मुझसे हो पाएँगे? बहुत डर था ऐसे अंदर में, कितने ईज़ी होंगे, कितने डिफिकल्ट होंगे, मुझसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। हुँ, मैं जब एग्ज़ाम में जब बैठा था तो मुझे जब मैंने क्वेश्चन पेपर देखा तो मुझे मीडियम टू टफ था थोड़ा पेपर, ऐसा लगा मुझे, मतलब मीडियम मान के चल सकते हैं। तो मुझे ये लग गया था कि हम लोग सब लोगों ने हार्ड वर्क किया है। तो डेफिनिटली ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे लिए टफ है या दूसरे के लिए ईज़ी होगा। सबके लिए वो मुझे लग गया था, एहसास पता चल गया था कि वो टफ होगा। अगर टफ है तो सबके लिए टफ होगा अगर आपने अच्छे से मेहनत की है, और ईज़ी है तो सबके लिए ईज़ी होगा। तो अरबिट या फिर वेग क्वेश्चन से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सबके लिए ही वेग होगा। सबके लिए ही वो क्वेश्चन्स होंगे जो प्रॉब्लमैटिक होंगे। तो लेकिन जो ईज़ी क्वेश्चन्स हैं, उसमें आप गलतियाँ बिल्कुल ना करें। लाइक जो बहुत ईज़ी क्वेश्चन्स आते हैं, उसमें ना करें। वो उसमें आप प्रॉपर एकदम उसमें अच्छे से पढ़ाई करें, उसमें पूरे मार्क्स स्कोर करें, और टफ जो होता है वो सबके लिए टफ होता है। और अगर आप मैक्सिमम एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं, तो वो टफ क्वेश्चन्स भी आप कभी-कभी एलिमिनेशन और टेक्निक से या कुछ से आप कभी-कभी आपका वो लक काम होता है, तो वो भी सही हो जाते हैं। बट जो मतलब जो क्वेश्चंस ईज़ी है, जो सिलेबस में है, उसको तो आप प्रॉपर पढ़ के जाएँ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो बच्चे गाँव से हैं, जैसे कि मैं प्रिविलेज्ड हूँ थोड़ा, क्योंकि मेरे को डीयू से पढ़ने का मौका मिला। ऑब्वियसली बहुत अच्छे फैकल्टीज़, बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पे। जो बच्चे गाँव से हैं, पहले तो ये चीज़ बिल्कुल अगर उन्हें उनमें ये डर है कि नहीं ये कॉम्पिटिशन ऑल इंडिया लेवल पे है और सिर्फ डीयू और जामिया और ये सब बच्चे ही कम्पीट कर पाएँगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा हर साल देखा गया है, जेएनयू के रिज़ल्ट हो या डीयू के रिज़ल्ट में, कि गाँव से बच्चे बहुत आते हैं, वहाँ से भी बहुत कॉम्पिटिटिव होते हैं। वो बहुत हार्ड वर्क करके तैयारी करते हैं। तो जो गाँव से भी बच्चे हैं, उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। वो प्रॉपर अभी हर चीज़ ऑनलाइन में कितना ईज़िली रिसोर्सेज़ मिल गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल उनको अगर सीयूईटी की प्रिपरेशन करनी होगी, तो वो सिलेबस पहले निकाल लें, उसके बाद फिर वो प्रॉपर से उन सब टॉपिक्स को पढ़े खुद से टेक्स्ट बुक में बुक से, और उसको ऑनलाइन वीडियोज़ भी देखें। अच्छे एग्ज़ाम प्रिपरेशन जो चैनल्स होते हैं उसके नोट्स खरीद, जैसे मैंने एग्ज़ाम ट्रेजरी के नोट्स प्रॉपर खरीदे थे उसको, और मैंने उसको देखा था प्रॉपर। शुरुआती समय में जब सबसे ज़्यादा देखा था, क्योंकि उस समय मैं पूरा कॉन्सेप्ट्स पे बहुत फ़ोकस कर रहा था। लेटर ऑन फिर मैंने उसको बस क्विकली ग्लांस करके रिवाइज़ किया, तो वो खरीद लें। आजकल ईज़िली अवेलेबल होता है ऑनलाइन में, एंड उसको फिर वो पढ़ेंगे तो आराम से क्लियर हो जाएगा। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि पॉलिटिक्स किताब किसने लिखी है, तो वो ड्यू वाला जो बच्चा पढ़ा है वो भी वही लिखेगा, और हुँ, जो बच्चा गाँव से पढ़ा है वो भी वही लिखेगा। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं, और ऐसा कुछ नहीं है जो गाँव वाले बच्चे हैं जो वो नहीं कर पाएँगे। बस वो थोड़ा फेथ रखिए अपने आप, भरोसा रखेंगे तो डेफिनिटली ईज़ी एग्ज़ाम होता है, बहुत टफ भी नहीं होता है कि ऐसे डरने की ज़रूरत है, ऐसा कुछ नहीं। आप मेहनत करिएगा तो सर मुझे लगता है कि हो जाएगा। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। हुँ। तो एग्ज़ाम ट्रेज़री के नोट्स, प्रीवियस पेपर्स, क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज़ आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में ये कितना हेल्पफुल था? जी सर, मैंने बताया, मैंने 11th दिसंबर से शुरू किया था, तो मैंने एग्ज़ाम ट्रेज़री के नोट्स उसमें ले लिए थे। इसके हुँ, 2 कारण हैं कि पहले मैं नोट्स बनाने में बहुत लेज़ी हूँ सर, मुझे लगता है कि अब मैं बनाने वगैरह बैठूँगा तो मुझे एक प्रॉपर अच्छा स्टैंडर्ड नोट्स चाहिए था, जो मुझे लगा था। तो मैंने दिसंबर में उस नोट्स खरीद लिए थे, और नोट्स को मैं बुक से जब पढ़ाई किया उसके बाद फिर मैं नोट्स को गो थ्रू करता था। सर नोट्स बहुत रिविज़न टाइप हो जाता था, जैसे कि मैंने बुक से कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े, लेट्स से इंडियन पॉलिटी से, तो उस पॉलिटी का मतलब कोई फॉर एग्जांपल सेंटर स्टेट रिलेशन, तो उसको मैंने एग्जाम ट्रेजरी जब पढ़ा तो वहाँ पे भी सेम चीज़ है। तो उससे क्या होता था कि वो रिवाइज़ ही हो गया वहाँ पे। और हुँ, उसमें क्या होता था कि उसमें एग्जाम ट्रेजरी थोड़ा-सा वो एक जेएनयू को ध्यान रखते हुए वो नोट्स प्रिपेयर करता है कि हाँ, मतलब जैसे कि लक्ष्मीकांत क्या है कि वो यूपीएससी के लिए है। तो बेसिकली वो होता है कि उसमें वो यूपीएससी के उसमें हमें ढूँढना पड़ता है, अच्छा ये जेएनयू के टाइप का है तो इसको हम लोग लिख लेते हैं ऐसे करके। बट एग्जाम ट्रेजरी इज़ लाइक जो जेएनयू का जो वो था नोट्स, वो प्रॉपर जेएनयू के टाइप का था, तो वहाँ पे वो प्रॉपर एकदम जेएनयू के टाइप के नोट्स थे, तो वहाँ ईज़िली हम लोग समझ जाते थे। सो फैक्ट वहाँ पे हाइलाइट कर दिया गया था नोट्स में। तो वो समझ, अच्छा ये इम्पोर्टेंट है, ये इस पे क्वेश्चन आते हैं इस तरह से। और एक चीज़ और देखी थी मैंने कि जो नोट्स थे चैनल के, वो प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हुए सारा टॉपिक्स उसमें कवर्ड था, वो मैंने देखा। जैसे साइबरनेटिक का एक टॉपिक था, वो कवर उसमें था। कम्युनिकेशन चैनल वगैरह ये सब जो टॉपिक्स थे जो कि थोड़ा डिफिकल्ट थे, कार्ल डिस्ट्यूट ने दिया है, वो सब जो टॉपिक जो थे, वो सब लोग उसमें प्रॉपर तरीके से कवर थे, जो कि पीवाईक्यूज में आए हुए थे वो सब क्वेश्चंस। तो वो सब ध्यान रखते हुए वो प्रॉपर कवर थे। तो उसमें बहुत हेल्पफुल हुआ सर। मैं उसको बहुत ही ईज़िली रिवाइज़ कर लेता था। नोट्स का एक फ़ायदा होता था, ऑनलाइन में लिया था, तो कहीं भी आप जाते हैं तो आप बुक्स कैरी नहीं कर रहे हैं। मेरे ड्राइव में था वो, मैं ईज़िली उसको देख लेता था, कहीं भी हूँ 5-10 मिनट रिवाइज़ कर लेता था हमेशा, और ग्लास डाल था। और जब
जब टेस्ट सीरीज लगाना बाद में जब शुरू किया, तो उसमें क्या था कि बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने थे, बहुत सारे, मतलब ड्यू के 10 सेट थे, जेएनयू के 10 सेट थे, जामिया के भी थे 5 सेट, ऐसे करके मतलब अलग-अलग यूनिवर्सिटीज के उसमें सेट थे, प्लस पीवाईक्यू थे, प्लस आपका यूजीसी नेट भी था। मतलब बहुत सारे टेस्ट सीरीज में हमें क्वेश्चंस मिले थे एमसीक्यूज में। तो बहुत एनफ था प्रैक्टिस करने के लिए, मुझे लगता है कि अगर कोई प्रैक्टिस करना चाहे। तो उसमें मैंने सारे तो नहीं किए थे, बट मैंने कुछ सिलेक्टेड किया था। लाइक जेएनयू का जो सेट था वो काफ़ी टफ था। वो जेएनयू को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि दिसंबर में सीयूईटी का कुछ था नहीं, तो वो जेएनयू को ध्यान रखते हुए बनाया गया था। तो मैंने ड्यू का किया था, ड्यू का मुझे सेट बहुत पसंद आया था, जामिया का मैंने किया था। सीयूईटी का बाद में सर ने जो ऐड किया, उसका मैंने प्रॉपर सेट किया था, प्रॉपर जो लास्ट में सीयूईटी आने के बाद सर ने 10 न्यू सेट ऐड किए थे, ऑलमोस्ट 1000। तो वो सब मैंने प्रॉपर किया था, और जैसे मेरे को जो क्वेश्चन नहीं आते थे ना, मैं उसको लिख लेता था। मुझे लगता था कि ये इंपॉर्टेंट है, तो मैं उसको लिख लिया, उस एमसीक्यू को और उसके आंसर को लिख लिया, और उसको रिवाइज करता था बार-बार। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि काफ़ी एमसीक्यू में वहाँ पे प्रैक्टिस हो गए थे टेस्ट सीरीज से। फिर दूसरी जगह भी मैंने टेस्ट सीरीज जॉइन की थी, तो हर जगह से मतलब बहुत एमसीक्यू प्रैक्टिस हो गए थे, बट आई गेस एग्जाम ट्रेसिंग के पास बहुत एनफ रिसोर्सेज था। नेट क्वेश्चंस भी हम लोग लगाने शुरू कर दिए थे लास्ट मोमेंट में। पॉलिटिकल साइंस एंड आईआर दोनों के नेट, वो भी 2004 से लेके 2020 2019 तक, 2020 तक ऐसा पूरा नेट के क्वेश्चंस थे वहाँ पे। तो वो विद आंसर्स थे, तो वो भी हमने लगाने शुरू किए थे धीरे-धीरे। तो काफ़ी हेल्पफुल था सर, पूरा का पूरा चीज़। सो आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया सब कुछ। नाउ कमिंग बैक टू जेएनयू, आपने बोला कि जब जेएनयू का रिजल्ट आया था तो इवन योर मॉम गॉट इमोशनल यस। एंड नाउ यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी एंड ऑल। यस सर। सो आपको क्या लगता है जेएनयू इज एन इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म फॉर प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी? क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि एक प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने अपलोड किया था तो उसमें ये बोला गया है जेएनयू अननेसेसरी का हाइप है, वहाँ से जाने से कोई पीएम नहीं बन जाता है वगैरह-वगैरह। सो I mean, I want to understand your perspective that you applied only for JNU and you cracked it. So up and now you want to go for UPSC. So what was the motivational factor behind it? Why JNU? पहले तो सर आई वुड लाइक टू शेयर अबाउट द इंसिडेंट जब रिजल्ट आया था। आई वाज़ ट्रैवलिंग फ्रॉम पटना टू दिल्ली। आई वाज़ इन ट्रेन, और रात के 1:30 बजे कुछ रिजल्ट मैंने चेक किया, तो मैं उसमें ट्रेन पे था, और ट्रेन बहुत 7-8 घंटे लेट चल रही थी। दैट वाज़ फेस्टिवल पूजा स्पेशल ट्रेन था, और मेरे को अंदर से ट्रेन में जा रहा हूँ, मुझे हर बार लग रहा है कि रिजल्ट आया, नहीं आया। मैं पूरा प्रॉपर चेक कर रहा था। स्टेशन पे गाड़ी रुक रही थी, मैं वहाँ पे नेट नेट इंटरनेट का कनेक्शन आ रहा था, मोबाइल पे चेक कर रहा था। तो दैट वाज़ अ मोमेंट जब मैं रात के 1:30 बजे था, और मुझे सडनली मैं पूरा थक गया सर, वो रात को इतना लेट कर दिए कि मैं एकदम फिर सो गया। फिर मैं मेरे फ्रेंड्स ने कॉल किया, सडनली कॉल लग गया इन ट्रेन कि भाई रिजल्ट्स आ गया, चेक कर लो। तो इमीडिएटली मैंने देखा, फिर नेटवर्क आ नहीं रहा था। फिर सडनली एक ट्रेन जब रुकी स्टेशन पे, तो मैंने चेक किया, फाइनली मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया। So that time I texted my mom and dad and also my other colleagues जो मतलब जो मेरे रिलेटिव हैं, मामा जी एंड ऑल, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे। उनको टेक्स्ट किया रात में, बिकॉज़ कॉल वाज़ नॉट उसमें कर नहीं पा रहा था। तो उसके बाद सुबह में जैसे ही मैं दिल्ली पहुँचने वाला था कि उन सबके कॉल्स आने शुरू हुए, एंड दे सेड कि बहुत-बहुत बधाई हो आपने। तो वो मॉम एंड डैड बोथ वर वेरी इमोशनल। मे बी मैं शायद इसको ऐसे देख सकता हूँ कि मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है। बट डेफिनिटली एक पेरेंट्स के लिए तो होती है, जब व्हेन देयर चिल्ड्रन, बी इट सन एंड डॉटर, जब वो देखते हैं कि वो मतलब कुछ सक्सीड कर रहे हैं लाइफ में, थोड़ा बहुत ही हो, लेकिन उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। तो इसीलिए वो बहुत इमोशनल मोमेंट था मेरे लिए और फैमिली के लिए भी। मैं भी थोड़ा इमोशनल हो गया था, उसमें बोला अरे! मतलब समझ सकते हैं सर, वो फीलिंग तो थोड़ा होती है, बहुत प्राइसलेस था वो। तो आप और उसके आगे बाद का सर जी। सर वो तो अब सेकंड वाला जो आपने उठाया था क्वेश्चन यूपीएससी रिगार्डिंग कि हाइप हाइप ऐसा वो जो कराया है नो। तो सर जैसे मेरा था कि टारगेट था कि मुझे मास्टर्स करना था। मैंने डिसाइड किया कि नहीं करना है प्रॉपर्ली। तो मैंने लिस्ट आउट किया था। तो मैंने जेएनयू, मेरा एक मतलब एक सबका ड्रीम होता है कॉलेजेस, ऐसा नहीं है कि बस सब बच्चे जेएनयू ही जाना चाहते हैं। बहुत बच्चे हैदराबाद भी जाना चाहते हैं, डीयू भी जाना, सबका ड्रीम होता है। मेरा उस तरह से ड्रीम था कि मुझे जेएनयू से मास्टर्स करना है। इसलिए मैंने सिर्फ उसी में अप्लाई किया था। तो मैं मेरे यूपीएससी की प्रिपरेशन भी मुझे करनी थी, तो मुझे लगा कि अभी, क्योंकि मैं मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं था सून आफ्टर माय ग्रेजुएशन कि मैं तुरंत यूपीएससी में चला जाऊँ। ऑल्सो यूपीएससी इज़ लिटिल अनसर्टेन, तो मुझे चाहिए था कि मैं एक थोड़ा स्ट्रॉन्ग बैकअप भी रखूँ लाइफ में, ताकि मैं थोड़ा ईज़ी हो जाएगा थोड़ा ईज़ी हो जाए। तो उसके लिए मैंने किया कि बेस्ट यूनिवर्सिटी तो जेएनयू था, तो मैंने प्रिपरेशन शुरू किया। और मेरा वही एम था। अबाउट हाइप डेफिनिटली कोई भी यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं है कि मतलब
आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। मेरे लिए जेएनयू इसलिए था क्योंकि मेरे लिए सबका एक अपना ड्रीम यूनिवर्सिटी होता है। मैंने देखा था वहाँ एकेडमिक बहुत अच्छा है, वहाँ के प्रोफेसर्स बहुत अच्छे हैं। अदर कॉलेजेस के भी इक्वली अच्छे हैं, बट मैंने देखा वहाँ पे मेरे सीनियर्स ने भी काफ़ी गाइड किया कि यू शुड गो टू जेएनयू, वहाँ पे जाना चाहिए, वहाँ पे बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है और सबसे बेस्ट चीज़ है कि इकोनॉमिकली बहुत सपोर्टिव एनवायरनमेंट है। आपको दिल्ली में अभी बहुत रेंट देना पड़ता है एंड ऑल्सो वहाँ पे है कि अगर आप क्रैक करते हैं तो आपको क्वालिटी एजुकेशन एट अ मिनिमल एंड अफोर्डेबल प्राइस पे आपको मिलता है। तो वो चीज़ भी था और वहाँ पे बहुत सारे सीनियर्स बहुत सारे यूपीएससी क्रैक कर चुके हैं वहाँ से बहुत लोग करते हैं। तो बेसिकली वो चीज़ था, तो मैं सोचा कि वहाँ जाता जाना चाहिए, इसलिए मैंने प्रिपरेशन भी किया। एंड डेफिनिटली ऐसा कुछ हाइप्ड वगैरह कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा हाइप करके है कि हाँ, कोई भी यूनिवर्सिटी में बच्चा जाना चाहता है, कोई भी यूनिवर्सिटी में बच्चा जाना चाहता है, वहाँ से वो तैयारी कर सकता है, वहाँ से वो पढ़ाई कर सकता है और यूपीएससी क्रैक कर सकता है। सबकी अपनी-अपनी एक ड्रीम यूनिवर्सिटी थी, उसी तरह से मेरा था जेईई मुझे जाना, तो बस यही था सर। तो अब यूपीएससी का नेक्स्ट स्टेज आप कब से स्टार्ट करने वाले हैं? अभी मैं मास्टर्स कर लेता हूँ उसके बाद मैं मतलब इमीडिएटली आफ्टर मास्टर्स के बाद ही आप स्टार्ट कीजिएगा जी सर, प्रिपरेशन? बिल्कुल बिकॉज़ सर मैं मास्टर्स में जितने बच्चे अभी आए हैं, सब ने बहुत मेहनत करके आए हैं। तो डेफ़िनेटली सर यहाँ पे आने का जेएनयू का ये फ़ायदा है कि यहाँ पे आके अगर आपने आपने क्रैक किया है, तो उसका प्रोडक्टिविटी को आपको मतलब आपको होना पड़ेगा। हुँ, आपको जेएनयू में मिलने के बाद आपको कितना आप जेएनयू से लेके जा सकते हैं अपने साथ। तो मुझे लगता है सर कि यहाँ आने के बाद मास्टर्स में पूरा फ़ोकस्ड रहूँगा रहेगा मेरा और मैं अच्छे से मास्टर्स में एनरोल रहूँगा पढ़ाई में ताकि मैं प्रोडक्टिविटी को अपना इंक्रीज़ कर सकूँ और उसके बाद मैं यूपीएससी करूँगा। अगर यहाँ आने के बाद भी मैं यूपीएससी कर रहा हूँ, तो सर वो दोनों चीज़ नहीं हो पाती है सर, इट्स डिफिकल्ट एक्चुअली। ट्रू। तो मैं यहाँ आके जी, और ये भी अच्छी बात है कि देखिए मास्टर्स में अगर आप फ़ोकस करके वो सारी चीज़ें ग्रैब कर लेते हैं, फिर क्या होता है जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं तो इट्स मच ईज़ियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड आपके अंदर एक एनालिटिकल एबिलिटी आ जाती है। आपके अंदर वो एबिलिटी आ जाती है कि आप चीज़ों को कैसे सोचते हैं, समझते हैं एंड देन हाउ डू यू राइट योर आंसर्स। तो उस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और इसीलिए आप देखिएगा कि प्रीलिम्स तो बहुत सारे स्टूडेंट निकाल लेते हैं, लेकिन वो मेंस में प्रॉब्लम होती है। मेंस में मेंस में प्रॉब्लम हो सबसे जाती है। वही है कि आप जो भी लर्निंग है उस लर्निंग एबिलिटी को ट्रांसलेट करके आप जो है आउटकम्स के रूप में अपने आंसर्स को कैसे लिखते हैं। और मुझे लगता है कि जेएनयू इस जगह पे कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है इन टर्म्स ऑफ दे एनहांस योर लर्निंग एबिलिटी, दे एनहांस योर थिंकिंग अप्रोच एंड कैपेसिटी। ट्रू तो सर, एब्सोल्युटली। ये चीज़ से मैं बहुत एग्री करता हूँ। जैसे मेरे सीनियर्स ने भी कहा था कि यहाँ पे जब आप आएँगे तो यहाँ पे बच्चे जो होते हैं सब अपने थॉट प्रोसेस को अपना एक्सपोज़ करते हैं कि तो काफ़ी अच्छा डिस्कशन होता है। टीचर में सॉरी क्लासरूम में बहुत इंटरैक्टिव सेशंस होते हैं। आपके हाथ में कि आप कितना इंटरैक्ट करके टीचर से आउटपुट निकाल सकते हैं। तो डेफिनिटली एंड वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज़ है वहाँ पे। इक्वली अदर कॉलेजेस में भी हैं, बट वहाँ पे भी बहुत अच्छे फैकल्टीज़ हैं। तो वो चीज़ बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है सर, यूपीएससी के लिए बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है, लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ वगैरह भी हैं एंड डेफिनिटली सर एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट रहेगा वहाँ पे हुँ। यूपीएससी के लिए। तो ऋषभ जी हम लोगों से बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। एंड आगे चल के जहाँ पे भी आप लोग को ऐसा लगता है कि हाँ, एग्ज़ाम तेज़ी की तरफ से और क्या हेल्प हो सकती है, देन प्लीज़ गिव अस अ कॉल श्योर सर, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर जर्नीज़। थैंक थैंक यू। यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा लास्ट में बेसिकली दैट आई स्टिल रिमेंबर जब मुझे बहुत डाउट्स आते थे तो मैं दीपांकर सर को मैं बहुत कॉल करता था कि सर मैं बहुत परेशान हूँ। अभी सडनली मुझे याद है वो डिप्राइवेशन वाला जो चीज़ था कि सर अब डिप्राइवेशन मिलेगा तो सर मेरा क्या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। बट लकीली एवरीथिंग की एक बार होता है कि सर मतलब अगर आपने बहुत ही सच्चाई के साथ यू वर्क्ड हार्ड तो डेफिनिटली होता है कि यू विल बी एट द राइट प्लेस। ऐसा नहीं है कि मतलब अगर जेन्युइन जैसे मुझे अभी भी याद है दीपांकर सर ने एक बात अमृत सर ने आपने एक बात बोली थी कि आप अपने आप को ना मतलब जेएनयू में मत फीड कीजिए। इंस्टेड की आप कोशिश करिए कि कैसे आपके प्रिपरेशन मतलब जो आपका टारगेट है यूपीएससी उसमें जेएनयू कितना हेल्पफुल और प्रोडक्टिव हो पा रहा है। तो वो बहुत अच्छी चीज़ थी कि सर मतलब अभी बहुत बच्चे जिनका नहीं निकला है डेफिनिटली उन्होंने हम लोगों से कई ज़्यादा हार्ड वर्क किया होगा ऑब्वियसली हर एग्ज़ाम में ऐसा होता है। तो फॉर दोज़ पीपल जिन जो जो मेरे कलीग्स हैं जिनका नहीं निकल पाया है, नॉट टू वरी मच ठीक है। ये पूरा लाइफ जेएनयू जो पूरा एग्ज़ाम या सीयूईटी कोई भी एग्ज़ाम होता है, कोई भी एग्ज़ाम लेट्स से नॉट जस्ट द जेएनयू कोई भी लाइफ में जो कोई भी एग्ज़ाम होता है ना, वो पूरी लाइफ तो नहीं होती है, लाइफ उससे बहुत बड़ी है।
तो हमेशा अपॉर्च्युनिटीज़ मिलता है। मुझे मुझे वो उस दिन जब मैं सर से बात किया, तो उसके बाद से मैं थोड़ा काम हुआ कि नहीं, अगर नहीं भी होता है मेरा, लेट्स से कि नहीं भी होता है, तो आई विल फिगर आउट अदर ऑप्शंस, बट डेफिनिटली बुरा लगेगा थोड़ा, बट उससे मैं जल्दी उससे ओवरकम करूँगा। तो देयर आर लॉट ऑफ पीपल आउट देयर जो सुन रहे हैं हमें, तो उनको भी मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर नहीं भी होता है, तो ऐसा नहीं है कि आप में कमी थी या फिर आपने ऐसे कुछ किया था। डेफिनिटली कभी-कभी लक भी फेवर होता है, वो नहीं, वो कभी आपके साथ है, कभी नहीं है। द बेस्ट थिंग इज़ कि आप मेहनत करते रहिए डेफिनिटली, क्योंकि कहीं से भी मेहनत करके बच्चा कुछ भी लाइफ में बहुत बड़ा अचीव कर सकता है। सो यही लास्ट चीज़ था, एंड थैंक यू सो मच सर, आप बहुत पेशेंट थे। मुझे अभी भी याद है, मैंने छोटी से छोटी डाउट के लिए मैं एकदम कॉल करता था, एंड सर वाज़ वेरी पेशेंट एनफ कि वो बहुत पेशेंटली कॉल उठाते थे, एंड एज़ अ मतलब मेंटर गाइड करते थे कि प्रॉपर। और वो एक थोड़ा था, सिंस आई एम फ्रॉम पटना एंड सर इज़ आल्सो फ्रॉम पटना, तो हम लोग थोड़ा ऐसे कनेक्ट हो जाते थे कि थोड़ा। और सर बहुत थैंक यू सो मच, आपका बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है। एग्ज़ाम ट्रेज़री का एज़ अ चैनल बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है, और डेफिनिटली आगे भी एग्ज़ाम ट्रेज़रीज़ रिज़ल्ट प्रोड्यूस करता रहेगा, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड आई अज्यूम एंड आई होप कि जितने भी आगे स्टूडेंट्स अब प्रिपरेशन करने वाले हैं, they are going to listen to you and following your guidelines that you have suggested for them. Thanks श्योर, you. Thank you. थैंक यू सो मच सर, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।